नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, पिछले वीडियो में हमने देखा मनोभार के स्वरूप, मनोभार की परिभाषा, मनोभार किस तरीके से हमारे ऊपर हावी होता है और मनोभार क्या है उसके बारे में हमने जाना। अब मनोभार के विषय में अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी परिभाषा दी है, अपनी अपनी थियरी दी है। तो उसी में पहला है लेजारस का कोष्टक एवं मॉडल। आइए उसके बारे में हम समझते हैं। 1950 से 1960 के दशक में मनोवैज्ञानिक के वार्तनिक एवं बोधात्मक अभिगमों के बीच अपने महत्व को सिद्ध करने का विवाद चलता रहा। मतलब कि ये जो दशक था उसमें अलग अलग मनोवैज्ञानिक अपने अपने जो उनके बोधात्मक और वार्तनिक अभिगम थे उसके बीच विवाद चलता रहा। कोई बोले कि ये मनोविज्ञान की परिभाषा सही है, किसी ने कहा कि ये सही है। सब ने अपने अपने हिसाब से मत दिया, जो कि हम कक्षा 11 में पढ़ चुके हैं और यहाँ पे भी हमने आगे के पाठ में पढ़ा है। उसके बाद रिचार्ड लेजारस ने विचार एवं भावना के संदर्भ में अपने विचार प्रस्तुत किए। उन्होंने लोगों के मनोभार के स्तर का अध्ययन किया तथा बताया कि घटना एवं प्रसंग अच्छा या खराब नहीं होता, परंतु उसके विषय में जो सोचते हैं उसका विधायक का निषेधक प्रभाव उत्पन्न होता है तथा मनोभार के अनुसार प्रभाव पड़ता है। देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या कहा कि मनोभार का स्तर का अध्ययन करते हुए इन्होंने बताया कोई भी घटना हो वो अच्छी या खराब घटना नहीं होती। वो घटना कोई भी व्यक्ति किस हिसाब से वो अपने दिमाग पर उसको हावी होने देता है, किस हिसाब से, किस सोच से, किस तर्क से वो उस घटना को अपने जीवन में उतारता है, उस पर वो असर करता है। अगर वो विधायक लेता है, मतलब पॉजिटिव रूप से लेता है, तो वो घटना कभी भी उसके मनोभार को इफ़ेक्ट नहीं पहुंचाएगी, हानि नहीं पहुंचाएगी। और अगर वही नेगेटिव रूप से अर्थात निषेधक रूप से लेता है वो उस घटना को, तो वो उसके मनोभार को काफ़ी हद तक बढ़ा देगा। तो आइए देखते हैं कि लेजारस का जो मनोभार है वो किस तरीके से इन्होंने यहाँ पे समझाने का प्रयास किया है। यहाँ पे देखिए दिया है मनोभार, फिर व्यक्ति के लक्षण और संसाधन। अब मनोभार में प्रकार दिए हैं पर्यावरणीय, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक। फिर उसके बाद इसमें परिणाम क्या मिलते हैं, तीव्रता, स्थिति काल, भविष्यवाणी की क्षमता। मतलब कि ये सब चीज़ें हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन इनका जो कोष्टक है उसमें ये सब मुद्दों का समावेश इन्होंने किया है। व्यक्ति के लक्षण में इन्होंने शारीरिक स्वास्थ्य, शरीर की संरचना, आंतरिक कमजोरी, मनोवैज्ञानिक मानसिक स्वास्थ्य, स्वभाव। सांस्कृतिक रूप से जो लक्षण है वह संस्कृति द्वारा दी गई व्याख्या और अर्थ और अपेक्षित वर्तन शैली। संसाधन में भौतिक संसाधन में रुपए, चिकित्सात्मक देखभाल। व्यक्तिगत संसाधन में कौशल, मुकाबले की शैली। सामाजिक संसाधन में आधार या अवलंब की व्यूहरचना, व्यावसायिक सहायता। तो इस प्रकार से इन्होंने ये कोष्टक दिया और फिर उसके बाद इन्होंने मूल्यांकन किस तरीके से उसका किया जा सकता है उसके बारे में बताया, जिसमें मूल्यांकन में प्रतिक्रियाएं कि व्यक्ति के ऊपर जब कभी भी सामाजिक, आर्थिक या किसी भी तरीके के मनोभार आते हैं तो उसमें लक्षण कौन से दिखाई देते हैं, वो कौन कौन से संसाधनों का उपयोग करता है उसे दूर करने के लिए या कम करने के लिए, और फिर उसका मूल्यांकन किस तरीके से किया जा सकता है वो दिया है। इसमें प्रतिक्रियाओं से पता चलता है कि कोई भी व्यक्ति के ऊपर कितना मानसिक दबाव है या कितना मनोभार या स्ट्रेस है। तो पहली प्रतिक्रिया जो है वो है शारीरिक प्रतिक्रिया, दूसरी है वार्तनिक प्रतिक्रिया, तीसरी है आवेगात्मक प्रतिक्रिया और चौथी है बोधात्मक प्रतिक्रिया। मतलब कि ये प्रतिक्रियाएं जब व्यक्ति देता है तो वो प्रतिक्रियाओं के आधार पर जाना जा सकता है कि व्यक्ति के ऊपर किस प्रकार का मनोभार है और वो कितने ज़्यादा प्रमाण में मनोभार है। मनोभार की प्रक्रिया का सैद्धांतिक प्रतिमान कोष्टक के अनुसार मनोभार उत्पन्न करने वाली परिस्थिति के प्रति आप कैसी प्रतिक्रिया देंगे उसका आधार मुख्य 3 बातों पर है। पहला है मनोभार का स्वरूप, दूसरा है व्यक्ति के लक्षण और तीसरा है मनोभार का सामना करने के लिए उपलब्ध संसाधन। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि मनोभार का स्वरूप क्या होता है। मनोभार को उत्पन्न करने वाले वैविध्यपूर्ण एवं बाह्य आंतरिक उद्दीपक के समूह को मनोभारक कहते हैं। परिभाषा अगर पूछी जाए परीक्षा में कि मनोभारक अर्थात किसे कहते हैं, तो मनोभार को उत्पन्न करने वाले वैविध्यपूर्ण बाह्य एवं आंतरिक उद्दीपक के समूह को मनोभारक कहते हैं। अब मनोभारक के मुख्य 3 प्रकार हैं। पहला है पर्यावरणीय मनोभारक, जैसे आवाज़,
प्रदूषण आदि पर्यावरणीय मनोभारक है। मतलब कि आवाज़ से भी कई बार हमारे ऊपर स्ट्रेस पड़ता है, कई बार मनोभार पड़ता है। खराब पर्यावरण के वातावरण के कारण भी प्रभाव देखने को मिलता है। तो ये सब पर्यावरणीय मनोभारक हैं। मनोवैज्ञानिक मनोभारक जैसे हताशा, दबाव, संघर्ष, आघात आदि ये मनोवैज्ञानिक मनोभारक के रूप में जाने जाते हैं। सामाजिक मनोभारक जैसे लड़ाई, अकेलापन, रिश्ता टूटना आदि सामाजिक मनोभारक कहे जाते हैं। जैसे कि समाज में हम जानते हैं कि व्यक्ति सामाजिक प्राणी है, तो समाज में ये सब चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलती है। जैसे लड़ाई, अकेलापन, रिश्ता टूटना, विवाद होना, झगड़े होना, एक्सीडेंट होना, अकस्मात कोई घटना होना, तो ये सब सामाजिक चीज़ें देखने को मिलती है, जिससे व्यक्ति हताशा का, संघर्ष का, अकेलेपन का, ये सब उसके शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से ये सब चीज़ें उसमें उत्पन्न हो जाती है। जबकि ये मनोभारक उनके परिणामों के आधार पर अपना प्रभाव उत्पन्न करें, जिसमें उनकी तीव्रता, स्थिति, काल तथा भविष्यवाणी की क्षमता का समावेश होता है। जितनी तीव्रता एवं स्थिति काल अधिक, उतना ही मनोभार अधिक। मतलब कि जो घटना है या कोई भी घटना है, समस्या है, वो अगर दीर्घ काल तक रहेगा तो उसकी तीव्रता धीरे धीरे बढ़ती जाएगी और वो एक समय ऐसा आएगा कि बहुत सारी बीमारियां उसके कारण हो जाती है। जैसे डायबिटीज़, ब्रेन की कोई बीमारी, आघात लगना, हार्ट अटैक आना, ये सब बीमारियां देखने को मिलती है। जितनी भविष्यवाणी की क्षमता कम होगी, उतना मनोभार अधिक। मतलब कि भविष्यवाणी की क्षमता कि व्यक्ति का स्वास्थ्य या कोई भी चीज़ों को वो कितने समय तक सोचेगा या ये किस तरीके से अपना जीवन जिएगा, अगर वो कम होगा तो मनोभार व्यक्ति के ऊपर ज़्यादा देखने को मिलेगा। अगला है व्यक्ति के लक्षण। व्यक्ति के अपने लक्षण जो शारीरिक, मनोवैज्ञानिक या सांस्कृतिक हो सकते हैं, उसके आधार पर मनोभार एवं उसकी प्रतिक्रिया निश्चित होती है। शारीरिक लक्षण अर्थात व्यक्ति का शारीरिक स्वास्थ्य, शारीरिक रचना, शारीरिक क्षमताएं एवं आंतरिक कमजोरियां। बीमार व्यक्ति, कमजोर शारीरिक रचना वाले व्यक्ति तथा कम शारीरिक क्षमता वाले व्यक्ति अन्य स्वस्थ व्यक्ति की तुलना में अधिक मनोभार का अनुभव करता है। मतलब कि जो शारीरिक रूप से स्वस्थ, शारीरिक रचना अच्छी होगी, शारीरिक क्षमताएं अच्छी होगी एवं आंतरिक कमजोरी व्यक्ति में नहीं होगी, वो व्यक्ति कमज़ोर क्षमता वाले या कमज़ोर शारीरिक रचना वाले या तो अपंग व्यक्ति या तो किसी भी तरीके के पैरालाइज हो शारीरिक रूप से, चाहे आँख, चाहे कान, चाहे हाथ, चाहे पैर, चाहे मुंह, चाहे किसी भी तरीके से अगर वो होंगे तो उनमें बीमारियां कम देखने को मिलेगी। मनोवैज्ञानिक लक्षण अर्थात व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य, उसका स्वभाव, उसके स्वयं के प्रति विचार, अच्छा मानसिक स्वास्थ्य, खुश मिजाजी व्यक्ति और स्वयं के बारे में वास्तविक विचार रखने वाला व्यक्ति कम मनोभार का अनुभव करता है। मतलब कि जो व्यक्ति पॉजिटिव होगा वो हमेशा जीवन को अच्छे से जीने का विचार रखता होगा, कोई भी समस्या के प्रति वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता होगा, बल्कि वो समस्या का डट कर सामना करने के लिए हमेशा अडिग होगा, तो वो व्यक्ति का जो मनोवैज्ञानिक लक्षण है, मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य है, वो बहुत अच्छा होगा और मनोभार वहाँ पे वो कम अनुभव करेगा। सांस्कृतिक लक्षण देखें तो संस्कृति के द्वारा दी गई व्याख्या तथा अपेक्षित वर्तन शैली सांस्कृतिक स्तर के अनुरूप वर्तन कम मनोभार उत्पन्न करता है। मतलब कि जो सांस्कृतिक रूप से लक्षण है, जैसे कि हमारी सामाजिक सांस्कृतिक जो व्यवस्था बनाई गई है, अगर वो हिसाब से हम सोचें तो ये भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत स्ट्रेस, थोड़ा बहुत मनोभार व्यक्ति के दिमाग पे रहता ही है, क्योंकि समाज में है व्यक्ति तो सांस्कृतिक रूप से जीवन, उसकी वर्तन शैली, उसका संस्कार, उसकी संस्कृति, उसका धर्म, समुदाय, ये सब भी उसके जीवन पर काफ़ी प्रभाव डालते हैं। तो ये भी कई बार मनोभार का एक लक्षण बना रहता है। अब है मनोभार का मुकाबला करने के उपलब्ध संसाधन अर्थात व्यक्ति के पास मनोभार का मुकाबला करने के लिए संसाधन अथवा आधार निम्न 3 संसाधनों का समावेश होता है। पहला है भौतिक संसाधन अर्थात जैसे रुपए, चिकित्सात्मक देखभाल, भौतिक सुविधाएं। व्यक्तिगत संसाधन अर्थात व्यक्ति में रही हुई कुशलता, कौशल, परिस्थिति के अनुकूल होने की सूझबूझ आदि। सामाजिक संसाधन अर्थात परिवार, स्वजन, जाति मंडल से प्राप्त होने वाली सहायता, व्यावसायिक सहायता आदि। उपयुक्त 3 संसाधन जो व्यक्ति, समाज या संस्कृति में अधिक उपलब्ध हों तो मनोभार कम दिखाई देता है। मतलब कि अगर व्यक्ति ये तीनों संसाधन उसके पास हो, जैसे रुपए, चिकित्सात्मक देखभाल, भौतिक सुविधाएं, फिर उसके बाद उसमें काम करने की कौशल हो, टैलेंट हो,
सूझबूझ हो और पारिवारिक, समाज, संस्था जो भी उसके हैं, व्यावसायिक संस्थाएं, उससे अगर उसको सहायता मिलती है तो वो व्यक्ति मनोभार का सामना काफ़ी प्रमाण में कम करेगा, क्योंकि मनोभार जब ये सब संपूर्ण सुविधाएं उसके पास होंगी तो उसको मनोभार काफ़ी कम होगा। अब व्यक्ति के लक्षण, संसाधन एवं मनोभारक, इन तीनों के आधार पर मूल्यांकन करता है तथा मूल्यांकन के आधार पर उसे प्रतिक्रिया कैसे करनी है वह निश्चित करता है। लिजारस ने इन मूल्यांकन को 3 भागों में बांटा है, जो कुछ इस प्रकार है। पहला है प्राथमिक मूल्यांकन। मूल्यांकन के इस सोपान में आवश्यकता की गंभीरता के विषय में विचार किया जाता है, जिसमें क्या हो रहा है और जो हो रहा है वह हमारे लिए अच्छा है, योग्य है, प्रस्तुत है या अप्रस्तुत है, मनोभारजन्य है या नहीं आदि। मनोभारजन्य लगे तो उसके मुख्य प्रभाव कैसे एवं कितने होंगे, प्रतिक्रिया अपेक्षित है या नहीं आदि प्रश्नों के आधार पर व्यक्ति प्राथमिक परिस्थिति का मूल्यांकन करता है। मतलब कि जो समस्या है उसकी गंभीरता कितनी है उस पर व्यक्ति विचार करता है, वो स्ट्रेस लेने के या मनोभार लेने के योग्य है या नहीं, और कितना मनोभार उसमें आ सकता है। तो इस तरीके से इन्होंने प्रथम मूल्यांकन में इसका समावेश किया। द्वितीय मूल्यांकन में इन्होंने प्रतिक्रिया देने का निर्णय लेने के बाद दूसरा सोपान प्रारंभ होता है, जिसमें व्यक्ति मनोभार का मुकाबला करने के लिए उपलब्ध व्यक्तिगत एवं सामाजिक संसाधनों का उपयोग करता है। मतलब कि जब प्रथम सोपान पूरा होने के बाद व्यक्ति कोई भी समस्या का निर्णय लेने के लिए, अगर कोई समस्या आ जाती है तो मनोभार उस पर आएगा, और उस समय वो कौन कौन से संसाधनों का उपयोग करता है उसके आधार पर उसका मूल्यांकन होता है। जैसे कि उसके पास पैसे अथवा कौशल अथवा व्यावसायिक सहायता कितनी मात्रा में है, और वह मनोभारजन्य परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए उपयोगी है, पर्याप्त है आदि। मूल्यांकन के अंत में व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ विकल्प का उपयोग करता है। मतलब इस प्रकार से व्यक्ति संसाधनों का उपयोग समस्या के आधार पर, कि समस्या किस प्रकार की है, कितने प्रमाण में है, कितने प्रमाण में मनोभार है, उसके आधार पर वो वहाँ पर अपने संसाधनों का चयन करता है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।